आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो जो ये नोट्स, आर्टिकल्स और रिसर्च का पूरा स्टैक रखा है ना, सच कहूं तो इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत के सांस्कृतिक डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया। इस सांस्कृतिक डीएनए में भारत के अलग अलग कोनों से आए लोक नृत्य हैं, एकदम कड़े नियमों वाले शास्त्रीय नृत्य हैं, और वो प्राचीन कला भी है जिसे हम आज के दौर का एनिमेशन कह सकते हैं। यानी कठपुतली कला। हाँ, तो आज का हमारा मिशन सिर्फ राज्यों और उनके मशहूर नृत्यों की कोई बोरिंग सी लिस्ट पढ़ना नहीं है, हमें इसके पीछे की कहानी समझनी है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये कलाएं केवल मंच पर होने वाला मनोरंजन नहीं है। जी हाँ, ये इतिहास, खेतीबाड़ी, युद्ध के मैदान और इंसान के सबसे गहरे विचारों का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल, और यही नजरिया इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत जमीन से जुड़कर करते हैं, यानी भारत के लोक नृत्यों से। लोक नृत्य सच में बहुत खास होते हैं। हाँ, इन नोट्स को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये है कि ये नृत्य आम जीवन और प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये महलों या बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि ये खेतों और खलिहानों में जन्मे हैं। एकदम सही। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है तमिलनाडु और केरल का कुम्मी नृत्य। इसमें जो सबसे अनोखी बात मुझे लगी वो ये कि इस नृत्य में किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का, मतलब ढोल या बांसुरी का इस्तेमाल ही नहीं होता। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि कला कितनी नैसर्गिक हो सकती है। कुम्मी नृत्य में महिलाएं एक गोल घेरे में खड़ी हो जाती हैं और लय बनाने के लिए सिर्फ अपनी तालियों की थाप का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ तालियां? हाँ, सिर्फ तालियां। अगर हम इसके पीछे की वजह देखें तो ये बताता है कि मानवीय शरीर ही दुनिया का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन वाद्य यंत्र है। बिना किसी बाहरी संसाधन के एक पूरी कला का जन्म हो रहा है। सच में शरीर ही वाद्य यंत्र बन गया। और अगर हम प्रकृति और खेती से जुड़ाव की बात करें तो असम की बिहू नृत्य का इतिहास देखकर तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसका इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, रिसर्च बताती है कि इसका इतिहास लगभग 3500 ईसा पूर्व जितना पुराना है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के आसपास का समय। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि असमिया नववर्ष का स्वागत करने और फसल के अलग अलग चक्रों का जश्न मनाने का एक तरीका है, बुआई से लेकर कटाई तक। बिल्कुल। और मिजोरम का चिराव नृत्य भी तो है, जिसे आम बोलचाल में बंबू डांस कहा जाता है। इसमें बांस का उपयोग केवल एक प्रॉप की तरह नहीं होता। जी हाँ, वो लय बनाने का एक अहम हिस्सा है। नर्तक उन बांसों के बीच से बड़ी फुर्ती से अपने पैर निकालते हैं। या फिर आप छत्तीसगढ़ का सुआ नाच ले लीजिए। सुआ नाच, जिसे तोता नृत्य भी कहा जाता है ना? एकदम सही। जहाँ महिलाएं तोते की तरह अभिनय करते हुए गाती और नाचती हैं। ये सब इंसान और पर्यावरण के गहरे रिश्ते को दिखाता है। ये तो हो गई उत्सव और खेती की बात। लेकिन यहाँ नोट्स में एक ऐसी चीज है जिसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। कुछ लोक नृत्यों का जन्म उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी के लिए हुआ था। हाँ, डांस करते करते आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मुझे बहुत अनोखा लगा। ये एक बहुत ही रणनीतिक तरीका था। युद्ध कौशल से जुड़े ये नृत्य शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक एकाग्रता का बेहतरीन प्रदर्शन होते हैं। झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में होने वाले पाइका नृत्य को ही देख लीजिए, जो मुंडा जनजाति और स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। इस नृत्य में नर्तक सचमुच एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर नाचते हैं। उनकी हरकतें, उनके कूदने का तरीका, ये सब युद्ध के मैदान की फुर्ती को दर्शाता है। क्या बात है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का थोड़ा नृत्य भी तो है, जहां नर्तकों के मुख्य हथियार धनुष और तीर होते हैं। हाँ, जरा सोचिए, संगीत बज रहा है और लोग धनुष तीर के साथ एक लय में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। कमाल है। और कुछ लोक नृत्य तो अपने रूप रंग के लिए इतने मशहूर हैं कि उन्हें देखकर ही इंसान ऊर्जा से भर जाए। ओडिशा के बाघ नाच के बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बाघ नाच का दृश्य वाकई बहुत प्रभावशाली होता है। चैत्र के महीने में पुरुष अपने नंगे शरीर पर पीली और काली धारियां बिल्कुल बाघ की तरह रंग लेते हैं। और शायद वो एक कृत्रिम पूंछ भी लगा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ढोल की तेज थाप पर बिल्कुल बाघ की तरह ही चाल चलते हैं और छलांगे लगाते हैं। ये जंगली ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार रूप है। और ये ऊर्जा सिर्फ युद्ध या शिकार तक सीमित नहीं थी। गुजरात के टिप्पणी नृत्य की कहानी तो और भी ज्यादा जमीनी है, जो मजदूरों के बीच शुरू हुआ था। हाँ,
वे घर की छतों या फर्श को कूटने का जो उबाऊ और थका देने वाला काम करते थे, उसी शारीरिक श्रम को उन्होंने एक लय में ढाल दिया। और वो एक नृत्य बन गया। यही मानवीय जीवटता की असली पहचान है। टिप्पणी नृत्य में श्रम की थकान को, उस पसीने को संगीत के माध्यम से एक उत्सव में बदल दिया गया। मतलब कला को पनपने के लिए किसी राजमहल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मेहनत से भी फूट सकती है। तो खेतों और मजदूरों के बीच जन्मे इन आजाद लोक नृत्यों से अब हम एक बहुत ही अलग दुनिया की तरफ मुड़ते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की दुनिया। जी, जहां हर मुद्रा, हर ताल और हर इशारे के लिए बहुत ही कड़े नियम हैं। हमारे पास कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी है, और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी का मूल आधार एक ही प्राचीन ग्रंथ है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। हाँ, अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर को देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। लोक नृत्य जहाँ दैनिक अनुभवों से निकल आते हैं, वहीं शास्त्रीय नृत्य कठोर अनुशासन और गहरे अध्यात्म पर टिके होते हैं। और ये केवल शारीरिक गति नहीं है, वे इस पूरे ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को समझने का एक दार्शनिक तरीका है। उदाहरण के लिए विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों को प्रकृति के अलग अलग तत्वों से जोड़ा गया है। मैंने पढ़ा कि ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब नृत्य और पानी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन उनके शरीर की गतिविधियों में है। अगर आप किसी ओडिसी नर्तक को ध्यान से देखें तो उनके धड़ और हाथों की हरकतें बिल्कुल लहरों की तरह तरल और बहती हुई होती हैं। अच्छा, जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना रहा हो। बिल्कुल, उसमें कोई कठोरता नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ केरल के मोहिनीअट्टम को देखिए, उससे वायु तत्व का प्रतीक माना गया है। तो उसमें हवा जैसी कोमलता होती होगी। हाँ, मोहिनीअट्टम में जो कोमलता है वो बिल्कुल हवा के एक हल्के झोंके या लहरदार ताड़ के पत्तों के हिलने जैसी लगती है। ओह, अब समझ में आया। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पुराने और सबसे नए शास्त्रीय नृत्य के बीच का सफर बहुत कुछ कहता है। सबसे प्राचीन भरतनाट्यम है, जिसे पहले सादिर कहा जाता था। जी, सादिर, जो दक्षिण भारत के मंदिरों से जुड़ा हुआ था। और अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जिसे वर्ष 2000 में ही आधिकारिक दर्जा मिला। मान्यता भले ही 2000 में मिली हो, लेकिन इसका इतिहास भी 500 साल पुराना है। ये असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था, जिन्हें सत्र कहा जाता है। और इसकी शुरुआत महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी, है ना? जी हाँ, यह इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किसी कला को शास्त्रीय का दर्जा रातों रात नहीं मिलता। सादिर का भरतनाट्यम बनना और सत्रिया का लंबा सफर साबित करता है कि संस्कृति एक बहती हुई नदी है, जो समय के साथ अपना स्वरूप बदलती है लेकिन जड़ें नहीं छोड़ती। और इन जड़ों को सींचने का काम उन महान कलाकारों ने किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। जैसे गुरु केलुचरण महापात्र। हाँ, एक वक्त ऐसा आया था जब ओडिसी नृत्य लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। तब उन्होंने इसे फिर से खड़ा किया। वे पद्म विभूषण पाने वाले ओडिशा के पहले नर्तक बने। किसी विलुप्त होती कला में दोबारा जान फूंकना कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह अगर हम उत्तर भारत के कथक नृत्य की बात करें तो सितारा देवी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, जिन्हें स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी की उपाधि दी थी। बिल्कुल। कथक के बारे में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, पढ़ंत, और इसका संबंध ठुमरी संगीत से भी बताया गया है। ये पढ़ंत असल में है क्या? क्या वो नाचते नाचते कोई कहानी सुनाते हैं? आप इसे एक संगीतमय कहानी सुनाना कह सकते हैं। पढ़ंत का मतलब है लय और ताल के बोलों को मुंह से बोलकर पढ़ना। मतलब पहले मुंह से बोलते हैं? हाँ, एक नर्तक पहले उन जटिल तालों को अपनी आवाज में सुनाता है और फिर अगले ही पल उसी जटिल लय को अपने पैरों के घुंघरुओं के जरिए जमीन पर उतार देता है। क्या बात है! और जब इसके साथ ठुमरी जैसे भावपूर्ण संगीत का मेल होता है तो कथक भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। कितना कमाल का संयोजन है। और भरतनाट्यम के क्षेत्र में रुक्मिणी देवी अरुणिडेल का योगदान भी कुछ कम नहीं है। वे कला क्षेत्र से राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली नर्तकी थी। और सोनल मानसिंह जो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी बनी। इन लोगों ने सच में इन कलाओं को एक अलग ही मुकाम दिया है। बिल्कुल,
लेकिन यहाँ एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी है। हमने महाकाव्यों की बात की, कहानियों की बात की, जो इन नृत्यों के जरिए सुनाई जाती हैं, लेकिन ये कहानियां हजारों सालों तक जिंदा कैसे रहीं? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी भाषाओं को। जी हाँ। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अपडेट हमारे नोट्स में है। भारत में अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। सबसे पहली भाषा जिसे ये दर्जा मिला वो तमिल थी 2004 में। हाँ, 2004 में। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो वर्ष 2024 में आया, जब एक साथ 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये हमारी भाषाई विरासत को सहेजने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। किसी भी भाषा को शास्त्रीय दर्जा यूं ही तो नहीं मिल जाता होगा। बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये साबित करना होता है कि उस भाषा का कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना लिखित इतिहास है और उसका साहित्य मौलिक है। किसी दूसरी भाषा से उधार नहीं लिया गया है। सही कहा। अब इनके संरक्षण और प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। भाषाएं ही वो धागा हैं जिन्होंने हमारे लोक नृत्यों और महाकाव्यों को बांध कर रखा है। धागे से याद आया, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां आगे बढ़ाने का एक और भी माध्यम रहा है जिसमें सचमुच धागों का इस्तेमाल होता है। मेरा मतलब है कठपुतली कला, पपेट्री, जो भारत का सबसे प्राचीन एनिमेशन है। हाँ, आज जहां हमारे पास 3D एनिमेशंस हैं, हम शायद ही सोचते हों कि प्राचीन काल में लोग अपनी कल्पनाओं को दृश्य का रूप कैसे देते थे। और ये कोई कुछ 100 साल पुरानी बात नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसी आकृतियां मिली हैं जिनमें सॉकेट लगे हुए थे, जिन्हें धागों से हिलाया जा सकता था। और वो जो प्राचीन तमिल ग्रंथ है शिलप्पाधिकारम, उसमें भी कठपुतली कला का बहुत ही स्पष्ट संदर्भ है। जी, कठपुतलियां सिर्फ खिलौने नहीं रही हैं, वे रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का सबसे जादुई माध्यम रही हैं। इस कला को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है धागा कठपुतली यानी स्ट्रिंग पपेट। राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली तो मशहूर है ही, जिनके पैर नहीं होते। लेकिन तमिलनाडु का बुम्मालट्टम सबसे अलग है। हाँ, जिसने मेरा सच में दिमाग हिला दिया। ये भारत की सबसे भारी और बड़ी कठपुतलियां हैं। एक कठपुतली का वजन 10 किलो तक हो सकता है और ऊंचाई 4 से 5 फीट तक होती है। इसे नचाना तो कला के साथ साथ जिम का एक भारी वर्कआउट करने जैसा है। सच में? इतने भारी वजन को धागों की मदद से नियंत्रित करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम दूसरे प्रकार पर आएं तो वो है छाया कठपुतली या शैडो पपेट, जैसे केरल का तोलपावा कूथू और आंध्र प्रदेश का थोलू बोमालता। बिल्कुल। इसमें चमड़े से बनी चपटी आकृतियों को पर्दे के पीछे रखा जाता है और उनके पीछे रोशनी होती है। हाँ, तेल के दीपकों की रोशनी। जब वो रोशनी चमड़े से छनकर पर्दे पर पड़ती है तो रंगीन छाया उभरती है। इसी में ओडिशा की रावण छाया का उदाहरण बहुत ही विशिष्ट है, जो हिरन की खाल से बनाई जाती है। सही कहा। और इस पूरी आकृति में कोई जोड़ नहीं होता। जब ये आकृतियां अंधेरे में पर्दे पर रामायण के दृश्य उकेरती हैं तो माहौल किसी सिनेमा हॉल जैसा लगता है। ये तो वाकई जादुई है। तीसरा प्रकार है दस्ताना कठपुतली यानी ग्लव पपेट। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण केरल का पावाकूथू है, जो 18वीं सदी में शुरू हुआ। और ये केरल की बहुत ही प्रसिद्ध कथकली नृत्य शैली से प्रभावित है। मतलब कठपुतलियां भी कथकली नर्तकों जैसे भारी मुकुट पहने होती हैं। जी हाँ, कलाकार इन कठपुतलियों को दस्ताने की तरह अपने हाथ में पहन लेता है। उसकी उंगलियां ही सिर और बाजुओं को नियंत्रित करती हैं। और चौथा प्रकार है छड़ कठपुतली या रॉड पपेट। इसे नीचे से एक छड़ की मदद से संभाला जाता है। बिहार का यमपुरी और पूर्वी भारत का पुतुल नाच इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। पुतुल नाच में आकृतियां 3 से 4 फीट लंबी होती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके प्रदर्शन के दौरान हारमोनियम और तबला बजाने वाले संगीतकारों का एक पूरा लाइव बैंड साथ में होता है। मतलब ये एक चलता फिरता लाइव थिएटर है। प्रकाश, छाया, संगीत और कहानी कहने की कला का ऐसा संगम कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें, 10 किलो की भारी बोमालट्टम कठपुतलियों से लेकर बिना किसी वाद्य यंत्र के कुम्मी नृत्य तक, और बिहू से लेकर 2024 की नई शास्त्रीय भाषाओं तक, ये सब एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। ज्ञान और संस्कृति कभी किसी झील की तरह ठहरे हुए नहीं होते, वे लगातार बहती हुई नदियां हैं। सही कहा। जो चीजें कभी खेतों में शुरू हुई थीं, वे सदियों का सफर तय करके शास्त्रीय बन गईं। सादिर का भरतनाट्यम बनना या प्राचीन भाषाओं का शास्त्रीय माना जाना ये साबित करता है कि कला का विकास कभी रुकता नहीं है।
और हमारा नजरिया भी वक्त के साथ बदलता रहता है। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। आज हमने देखा कि कैसे सदियों पुराने लोक नृत्यों को बाद में शास्त्रीय का दर्जा मिल गया। हाँ, तो जरा इस पर विचार कीजिए। आज के इस तेज इंटरनेट युग की ऐसी कौन सी कहानी कहने की शैली है, या ऐसा कौन सा आधुनिक डिजिटल कला रूप है? जैसे कि आज के वायरल मीम्स या डिजिटल शॉट्स। बिल्कुल। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 500 साल बाद के लोग उसे शास्त्रीय परंपरा का दर्जा दे दें? क्या आज का इंटरनेट कल्चर कल का नाट्यशास्त्र बन सकता है? लोग शायद किसी पॉडकास्ट में उसका इसी तरह गहन अध्ययन कर रहे होंगे। ये सोचने पर मजबूर करने वाला एक शानदार विषय है। भविष्य का इतिहास आज की किस कला को अपनाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों से गुजारिश है कि इस सवाल पर मंथन जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।